आज की जो कहानी है ये राजस्थान के भरतपुर की है। राजस्थान के भरतपुर में इंडस्ट्रियल इलाका है जहाँ पे काफ़ी सारी फैक्ट्रीज बनी हुई है। एक ऐसी ही फैक्ट्री की आज मैं सच्ची कहानी आप सभी को बताने वाली हूँ। ये कहानी उस वक्त की है जब देश प्रदेश में लॉकडाउन का समय चला था। लॉकडाउन की लहर में हर परिवार बहुत ही बर्बादी के कगार पे पहुँच गया था। कई सारे लोगों की नौकरियाँ जा चुकी थी, कई सारे लोग बेरोजगार हो चुके थे। लोगों को अपना पालन पोषण, अपने घर परिवार को चलाने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लॉकडाउन के समय काफ़ी सारे लोग नौकरी छोड़ करके भी अपने गांव चले गए थे। काफ़ी सारे फैक्ट्रीज बंद हो गई, काफ़ी सारे लोगों की जो रोजगार थी वो चली गई। लेकिन लॉकडाउन के समय इस भरतपुर में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है और इस फैक्ट्री में एम्प्लॉइज़ काम तो नहीं कर रहे थे, बिकॉज़ यहाँ के जो मालिक थे उन्होंने अपने जितने भी वर्कर्स थे उन्हें बताया कि लॉकडाउन का लहर शुरू हो गया है और इस वक्त किसी को भी घर से निकलने के बाहर अनुमति नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में आप अपने घर तो चले जाओ, लेकिन हम आपकी आर्थिक मदद करने के लिए कुछ पैसे आपको भेजते रहेंगे, देते रहेंगे। लॉकडाउन के समय ये फैक्ट्री तो बंद हो जाती है, इसका काम बंद हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जितने भी वर्कर्स काम किया करते थे वो सब अपने गांव की तरफ रुख मोड़ लेते हैं। लेकिन कुछ वक्त के बाद लॉकडाउन ख़त्म होता है, सारी कंपनीज फैक्ट्रीज जब ओपन हो रही थी, तब ऐसे में एक लड़का होता है जिसका नाम चैतन्य होता है। और चैतन्य अपने परिवार में एक ऐसा इकलौता इंसान था जिसके कारण उसके पूरे परिवार का खर्च चलता था। उसके परिवार में छोटे छोटे उसके बच्चे थे, शादीशुदा था, उसकी बीवी भी थी और घर की जिम्मेदारियां उस पर काफ़ी ज़्यादा थी। फाइनेंशियली चैतन्य के ऊपर ही सारी जिम्मेदारी थी। उसके परिवार को किस तरह से चलाना है, किस तरह से खर्चा निकालना है, ये चैतन्य पे ही निर्भर करता था। लॉकडाउन के समय उसकी वेतन आधी हो गई थी। उसकी पगार करीब 35,000 रुपये प्रति माह उसको मिलती थी। जब लॉकडाउन समाप्त हुआ, फैक्ट्री फिर से चालू हुई, तब चैतन्य अपने फैक्ट्री में दोबारा से काम करने चला जाता है। जब चैतन्य काम करने जाता है फैक्ट्री में, तो जिस समय फैक्ट्री बंद हुई थी उसके पहले जब वो वर्कर्स के साथ काम करता था, अपने साथियों के साथ काम करता था, तो बहुत खुश रहा करता था। उसका अंदाज बहुत मजाकिया था और बहुत सारे दोस्तों के बीच में उसको रहना भी पसंद आता था। हर रोज़ जब छुट्टी होती थी तो दोस्तों के साथ ही अपने काम से घर की तरफ जाना या फिर लंच ब्रेक टाइम में अपने दोस्तों के साथ मिल बांट कर खाना खाना, एक बहुत ही घुलनशील मिलनसार इंसान था चैतन्य। सभी को हंसाना, चुटकुले करना, इस तरह का उसका बहुत खुश मिजाज था और अपने काम को भी काफ़ी अच्छे से करता था। लेकिन लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद जब वो फैक्ट्री को ज्वाइन करता है तो काम तो बहुत मेहनत से करता है, बहुत लगन से करता है। उसकी जो जिम्मेदारी थी उसके कंपनी के अंदर, उसकी फैक्ट्री के अंदर, उसको भी वो बहुत मेहनत के साथ अंजाम दिया करता था। टाइम से आना, टाइम से जाना, उसकी पूरी जो एक रूटीन थी वो बहुत ही अच्छी थी। इवन वो अपने साथियों के साथ ही नहीं, जो वहाँ पे और अदर स्टाफ्स होते थे, जैसे कि गेट के बाहर जो दरबान खड़ा होता है, प्यून होते हैं, उन सभी के साथ उसका बहुत ही अच्छा घुलना मिलना था। लेकिन लॉकडाउन के बाद जैसे ही वो काम करना शुरू करता है, कुछ दिन वैसे ही काम करता चला जाता है और जो उसके साथी थे उन सभी को एक भनक लग रही थी कि अब चैतन्य के स्वभाव में थोड़ी सी बदलाव आ चुकी है। सारे ही दोस्तों को लगता था कि शायद ये लॉकडाउन के प्रेशर की वजह से है। लॉकडाउन में बहुत सारे परिवार को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। कई सारे लोगों को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी, अपने घर में किसी को गंवाना भी पड़ा कोरोना की वजह से। तो हो सकता है कि चैतन्य इस वजह से थोड़ा सा बदला से दिखाई देता है। लेकिन सारे ही दोस्त फिर भी उससे बात करते थे, घुलते मिलते थे। वो अपने टाइम से जॉब करने आता था चैतन्य और टाइम पे फिर चला जाता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही 15 दिन 20 दिन गुजर जाते हैं तो चैतन्य के व्यवहार में एक और बहुत बड़ा बदलाव नजर आ रहा था कि जब वो दोबारा लॉकडाउन के बाद काम करने आया था तो इस कंपनी के मैनेजर को उसने कहा था कि मुझे नाइट ड्यूटी भी करनी है।
मतलब वो दिन में भी काम करेगा, शाम के समय थोड़ा बहुत उसको टाइम रेस्ट के लिए मिलता था और फिर से वो रात को ओवर टाइम करेगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इकट्ठा कर सके। मैनेजर पहले तो काफ़ी ज़्यादा ये बात सुन करके आश्चर्य करते हैं, क्योंकि ऐसा बराबर होता नहीं है। जो कंपनी में, फैक्ट्री में और लोग काम करते हैं वो ऐसा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये काफ़ी मेहनत भरा काम होता है। पूरे दिन भर आपको अपनी जॉब करनी है, फिर आप एक्स्ट्रा काम भी रात भर करोगे, तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है एक कठिन काम हो जाता है एक फैक्ट्री के अंदर। और चैतन्य का काम वैसे भी बहुत कठिन था। तो जो मैनेजर होते हैं वो पूछते भी हैं कि कोई परेशानी तो नहीं है परिवार में, तुम ओवरनाइट ड्यूटी करना चाहते हो और इससे पहले तुमने ऐसा कभी किया नहीं है, तो इसके पीछे कोई कारण है, वजह है, क्या परेशानी है? लेकिन चैतन्य कहता है नहीं, मैं आराम से कर लूँगा और मुझे एक्स्ट्रा ड्यूटी करनी है क्योंकि मुझे थोड़े अधिक पैसे की ज़रूरत है, इसलिए मैं नाइट ड्यूटी भी करना चाहता हूँ। बोलते हैं मैनेजर ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, अगर तुम कर सकते हो तो ठीक है करो। नाइट ड्यूटी में भी उसको लगा दिया जाता है। अब वो दिन में आता था, नाइट में आता था, उसकी नींद ठीक से पूरी नहीं होती थी, तो कंपनी में कई बार नाइट में हल्की फुल्की सी नींद निकाल भी लिया करता था। लेकिन एक दिन एक जो दरबान होता है, एक जो गार्ड होता है उस कंपनी का, उस फैक्ट्री का, वो रात की ड्यूटी पे होता है और वो फैक्ट्री की चारों तरफ से देखभाल करता है, सुरक्षित रखने के लिए वर्कर्स को भी, फैक्ट्री को भी। तो उसका काम था कि रात में वो घूमता फिरता रहता था, फैक्ट्री के अंदर भी, फैक्ट्री के बाहर भी। तो एक दिन जब वो फैक्ट्री के अंदर जाता है तब देखता है कि चैतन्य जो है अपने ही, जहाँ पे उसका एक फिक्स्ड था कि यहीं पे वो बैठ के काम करेगा, तो उसके चेयर के ऊपर उसने हेड जो है वो नीचे हेड डाउन करके, जो कुर्सी होती है, जो ऑफिस का एक स्ट्रक्चर होता है ना कि कुर्सी है, टेबल है, तो अपने टेबल पे हेड डाउन करके लेटा हुआ था। अब टेबल पे हेड डाउन करके तो लेटा हुआ था, लेकिन उसके शरीर की जो बनावट थी वो बिल्कुल इंसान के जैसी नहीं थी, वो बहुत बड़ी दिखाई दे रही थी। उसका मुंह भी काफ़ी बड़ा, उसका शरीर भी काफ़ी बड़ा, उसके पैर भी काफ़ी बड़े से दिखाई दे रहे थे। और जब ये जो गार्ड होता है वो इन सभी चीज़ों को देखता है तो वो सहम जाता है, वो डर जाता है। वहाँ से तुरंत उल्टे पाँव वो भागता है, फैक्ट्री के बाहर निकलता है और सुबह होने के बाद वो सभी को बताता भी है कि जो चैतन्य है वो बिल्कुल नॉर्मल सा लग नहीं रहा था। रात को वो सोया तो था, लेकिन उसके शरीर की बनावट एक इंसान से लगभग 5 गुनी बड़ी हो गई थी और देखने में भी काफ़ी अलग लग रहा था वो। मतलब उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और बहुत डरावना सा वो लग रहा था। लेकिन लोग मानते नहीं हैं, लोगों को लगता है नाइट शिफ्ट है, नींद पूरी नहीं हुई होगी गार्ड की, तो गार्ड ऐसी बातें कर रहा है। और चैतन्य जो था वो बिल्कुल जैसे अपनी ड्यूटी करने आता आम सा लड़का, एक ड्यूटी करके जाता, ओवरनाइट भी कर रहा था, उसके अच्छे दोस्त भी थे, तो इन सब बातों पे विश्वास करने का तो कोई मतलब ही किसी के लिए बनता ही नहीं था। लेकिन अब चैतन्य को काम करते हुए पूरे 1 महीने गुजर चुके थे उसके कंपनी में। उसकी सैलरी लगभग महीने के पहले सप्ताह में आ जाती थी शुरुआत के ही। तो 7 तारीख के करीब उसकी जो पूरी पगार बनी थी वो 50,000 रुपये के करीब बनी थी। अब चैतन्य जो था तो जैसे ही पगार लेने की 7वीं तारीख आती है, उसके 3 दिन पहले से काम पे नहीं आ रहा था। स्टार्टिंग में सबको लगता है कि हो सकता है नाइट ड्यूटी करने की वजह से तबीयत खराब हुई होगी, 1 दिन नहीं आया, 2 दिन नहीं आया। जब तीसरे दिन भी नहीं आया तो उसका काम जो था वो पेंडिंग होता चला गया और ऐसी वजह से मालिक ने, उस कंपनी के, उस फैक्ट्री के ऑनर ने वहाँ के मैनेजर को बोला कि चैतन्य कहाँ है, क्यों नहीं आ रहा है, उसकी तबीयत तो ठीक है और उसके काफ़ी सारे काम पेंडिंग हो रहे हैं, तो ये काम कौन करेगा, तो आप ज़रा पता लगाओ कि चैतन्य कहाँ है, उसने इन्फॉर्म किया है या नहीं किया है। मैनेजर कहता है उसने कुछ भी इन्फॉर्म किया नहीं है और यहाँ पे हाल फिलहाल जिस जगह पे वो रहता था उसके करीबी दोस्त बता रहे हैं कि वहाँ पे भी वो नहीं है। तो अब फैसला लिया जाता है मालिक के द्वारा फैक्ट्री के कि उसकी जो पूरी पगार थी, जो 50,000 रुपये बनी थी, तो उसको देना तो था ही, क्योंकि 7 तारीख को हर वर्कर्स के पास फैक्ट्री के वेतन पहुंचा दिया जाता था, उन्हें सौंप दिया जाता था। अब फैक्ट्री का ऑनर कहता है, मालिक कहता है कि एक काम करो मैनेजर को कि अब इसके घर का जो पता है उसने अपनी आईडी वगैरह लगाई हुई है, तो उस पते पे जा करके और देखो और वहाँ पे उसको पैसे उसके जितने बने हैं उसको दे करके आओ। अब कंपनी के 1-2 स्टाफ यानी उसके करीबी दोस्त चैतन्य के और ये जो मैनेजर है, ये 3
लोग उसके घर की तरफ रुख करते हैं, उसके घर का एड्रेस निकलवाते हैं जो उसने दे रखा था ओरिजिनल अपने आईडी कार्ड में, अपने आधार कार्ड में। अब उस पते पे तीनों लोग जा रहे हैं और जैसे ही उसके घर पहुंचते हैं तो सामने एक औरत खड़ी हुई दिखाई देती है। उस औरत से पूछा जाता है कि चैतन्य कहाँ है। वो औरत देखकर समझ चुकी थी कि ये काफ़ी पढ़े लिखे लोग लग रहे हैं और चैतन्य जहाँ काम करता था शायद वहीं से आए हैं। तो अब जब ये तीन लोग उस औरत से मिलते हैं और चैतन्य के बारे में पूछते हैं तो वो औरत बहुत मायूस सी दिखाई दे रही थी और वो बहुत आश्चर्य से बोलती है कि आप चैतन्य के दोस्त हैं। तो अब मैनेजर कहता है फैक्ट्री का कि मैं जिस फैक्ट्री में चैतन्य काम करता है वहाँ का मैनेजर हूँ और मैं उससे मिलना चाहता हूँ क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से वो फैक्ट्री नहीं आ रहा है, काम पे नहीं आ रहा है। अब जो ये औरत थी, ये जो महिला थी, ये बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाती है। उसके जो भाव थे वो बिल्कुल बदलने लगते हैं और कहती है कि चैतन्य 3-4 दिन से आपके फैक्ट्री में नहीं आ रहा है। तो वो मैनेजर बोलते हैं हाँ बिल्कुल। उसके साथ जो 2 लोग होते हैं वो भी कहते हैं हाँ जी बिल्कुल, वो 3-4 दिन से फैक्ट्री में नहीं आ रहा है। महिला कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि चैतन्य 3-4 दिन पहले फैक्ट्री आया हो। मैनेजर इस बात को मानता ही नहीं है। वो कहता है कि जी हाँ बिल्कुल, चैतन्य फैक्ट्री में काम करता था, अपने बिल्कुल टाइम से आता था, टाइम से जाता था, वो नाइट ड्यूटी तक भी करता था और उसकी जो पगार बनी है उसी को देने के सिलसिले में हम आपके घर आए हैं और चैतन्य अगर है तो उसे बुला दीजिए, ये पैसे हमें सौंपने हैं क्योंकि ये फैक्ट्री के मालिक ने भिजवाए हैं। अब महिला जो होती है उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहती है कि चैतन्य जो अभी लॉकडाउन लगा था, कोरोना की लहर चली थी, इसी में उसकी मौत हो गई कोरोना की वजह से और वो किस तरह से फैक्ट्री आपके जा रहा था, आप क्या कह रहे हो ये कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे, क्योंकि उसकी मौत को 1 महीना बीत चुका है। अब मैनेजर के पैर के तले जो ज़मीन थी वो खिसक जाती है और जब ये बात सुनता है तब वो खुद आश्चर्यचकित रह जाता है कि ये महिला बोल क्या रही है। वो जब पूछता है महिला से कि आप कौन हैं चैतन्य की, तब वो कहती है कि मैं चैतन्य की पत्नी हूँ और ये जो छोटे 2 बच्चे देख रहे हैं चैतन्य के ही बच्चे। लेकिन जो मैनेजर था वो अभी भी महिला की बात पे विश्वास नहीं कर रहा था क्योंकि 50,000 रुपये का भी मामला था, उसे पैसे भी सौंपने थे, एक सही हाथ में पैसे रखने थे। अब वो कहता है कि मैं मान ही नहीं सकता कि चैतन्य जो है उसकी मौत हो चुकी है। फिर वह महिला बच्चों से पूछवाती है कि आप बताओ कि आपके पिताजी इस दुनिया में है या नहीं। बच्चे भी स्वीकार कर लेते हैं कि मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं हैं। इसके बाद वो जो मैनेजर होता है वो घर के आसपास भी पूछने की कोशिश करता है, गांव के लोगों से भी पूछने की कोशिश करता है। गांव के सभी लोग एक ही बात कह रहे थे कि चैतन्य तो इस दुनिया में है ही नहीं, हमने खुद ही उसका दाह संस्कार किया है और ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपसे 4 दिन पहले मिल चुका है। जो साथ में मैनेजर के 2 लोग आए हुए थे वो भी यही कह रहे थे कि वो फैक्ट्री में काम कर रहा था अभी तक 4 दिन पहले तक। उसके बाद जब ये पैसे जो होते हैं, लास्ट में जब मैनेजर थक हार जाता है, सबकी बातें सुन लेता है, उसे विश्वास करना ही पड़ता है, तब वो जो लिफाफा था जिसमें 50,000 रुपये थे वो उसकी जो वाइफ थी चैतन्य की बीबी की तरफ बढ़ाता हुआ कहता है कि इस लिफाफे में 50,000 रुपये हैं जो कि चैतन्य की मेहनत का नतीजा है। पिछले 1 महीने से वो कंपनी में काम कर रहा है, नाइट ड्यूटी कर रहा है, तो उसकी जो 35,000 रुपये सैलरी थी उसमें 15,000 और उसकी नाइट ड्यूटी की वजह से एक्स्ट्रा जो मेहनत उसने किया है उसके बने हैं और ये मैं आपको सौंप देता हूँ। पत्नी जैसे ही वो लिफाफा अपने हाथ में पकड़ती है, पैसों को देखती है, अब उसका जो रोना शुरू होता है वो बंद ही नहीं होता है। पत्नी कहती है मैं समझ चुकी हूँ कि आपने चैतन्य को क्यों देखा, चैतन्य कंपनी में काम क्यों कर रहे थे और फैक्ट्री में लगातार 1 महीने काम करने का क्या राज है मौत के बाद भी। वो कहती है कि जब चैतन्य की मौत हुई थी तब उस समय हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी। लोग रिश्तेदार आस पड़ोस के आते थे जाते थे। मौत के कुछ दिन के बाद सारे ही रिश्तेदार का अपने घर वापसी की तरफ रुख हो गया और एक एक करके घर खाली होने लगा। कोई भी अपना हमारी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। आर्थिक रूप से हर किसी की हाथ खाली थी और हमारी स्थिति दिन ब दिन बद से बदतर होती चली जा रही थी। एक दिन मैं बहुत रो रही थी क्योंकि घर में खाना पानी भी बहुत कम बचा था और बच्चों की परवरिश करना, उनकी पढ़ाई लिखाई करना, घर की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए मेरे हाथ खाली थे। मैं खुद की भी मदद नहीं कर पा रही थी। मैं रो रही थी और रोते रोते बच्चों को कह रही थी कि अगर तुम्हारे पिताजी कुछ पैसे रख करके जाते तो शायद हमारा
भरण पोषण कुछ दिन तक हो सकता और एक छोटी सी दुकान में इसी घर के बाहर कर लेती, जिससे कि हमारा आगे का भी खर्चा चल जाता। घर के बाहर दुकान खोलने के लिए करीब 50,000 रुपये की ज़रूरत थी, क्योंकि सामान भी लाना था, एक छोटा सा दुकान खोलना था और सब कुछ सेटअप करने में थोड़ा पैसा तो लगता ही है। तो लगभग 50,000 रुपये की उस महिला को ज़रूरत थी और वो रोती हुई सिसकती हुई ये बातें अपने बच्चों से साझा कर रही थी। वो बच्चे जो समझ भी नहीं पा रहे थे, जो छोटे से थे, और इस उदासी में, इस परेशानी में जब वो बातें अपने बच्चों को बता रही थी तो शायद उसके पति की आत्मा ने इस बात को सुना और ईश्वर से अनुमति लेकर के वो फिर से धरती पे एक इंसान के इंसानी रूप में अपने उस फैक्ट्री में जा कर के काम किया। उसने अपने परिवार के लिए एक हीरो बन के दिखाया, जो कि मरने के बाद भी अपने परिवार की आर्थिक स्थिति, आर्थिक मदद करने के लिए कर रहा था। पत्नी कहती है कि शायद उसकी आत्मा ने ही वहाँ पे काम किया है फैक्ट्री में, और ये जो पैसे बने हैं वो चैतन्य की आत्मा ने ही ये जो पैसे हैं मेहनत करके हमारे लिए भेजे हैं, और इससे हमारी आर्थिक स्थिति अब थोड़ी सी सुधर जाएगी। जब कंपनी के मैनेजर ने और बाकी तमाम 2 साथियों ने ये बात सुने, उनके भी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। इसके बाद वो पैसे सौंप कर मैनेजर वापस फैक्ट्री चला जाता है, और फैक्ट्री जाने के बाद जब मालिक को ये सारी चीज़ें बताता है, जब फैक्ट्री के सारे स्टाफ को ये बातें पता लगती हैं, जब उसके दोस्तों को पता लगती हैं, तमाम लोगों को फैक्ट्री में जब ये बातें सुनाई देती हैं, तब हर कोई चौंक जाता है, हर कोई बिल्कुल निशब्द हो जाता है, हर कोई स्तब्ध हो जाता है कि क्या ऐसा हो सकता है। क्योंकि हर किसी ने चैतन्य को आंखों से देखा था लगभग 1 महीने तक काम करते हुए, तो कोई भी ऐसा बोल ही नहीं सकता था कि चैतन्य यहाँ काम नहीं कर रहा था। वो उसकी आत्मा थी। लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे इन बातों पे, लेकिन आज भी चैतन्य को खुशी खुशी याद किया जाता है। डर का माहौल इस फैक्ट्री में नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी एक अच्छा इंसान था। उसने मर के भी अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभाई थी। इस वजह से ये फैक्ट्री आज भी खुली हुई है। आज भी यहाँ पे तमाम चैतन्य के साथी काम करते हैं और चैतन्य को एक बहुत ही अच्छी निगाहों से, एक अच्छे विचारों से और एक अच्छी यादों के साथ याद किया करते हैं। ये कहानी अपने आप में ही अनोखी कहानी है, और ऐसी कहानियाँ कई 100 सालों में सुनाई देती है। अक्सर ऐसी कहानियाँ सुनने में भी नहीं मिलती है। इस कहानी से एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि कोई परिवार अपने पूरे परिवार का पालन पोषण जब करता है, आर्थिक रूप से मदद करता है, तो अपने परिवार के लिए सच में एक हीरो ही साबित होता है, एक हीरो का ही काम करता है। तो अपने परिवार की पूरी मदद करें, उन्हें खुश रखें, अच्छा व्यवहार रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी भी व्यक्ति या विशेष को की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। मेरा नाम है पूजा। ऐसी सच्ची कहानियों को मैं आप सभी के साथ साझा किया करती हूँ डेली इस चैनल पे। तो यदि आपको कहानी सुनने का शौक है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ अगली कहानी के साथ, तब तक आप रहिएगा खुशहाल, स्वस्थ, सुरक्षित। धन्यवाद।